Hello students and viewers. Welcome back to my channel AV Samarpan, a journey of life science. This is विकास। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट है, ये दो पार्ट में अगर डिवाइड है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। चलिए तो समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है, एक्सटेंड होती है, जिससे फूड पास करता है थ्रू या फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में फूड माउथ से लेकर के एनस तक में पास करता है और इसी एलिमेंट्री कैनाल से पास करता है। एक लंबी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स ये एलिमेंट्री कैनाल में ही अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं और ये एंजाइम्स रिलीज करती हैं जिससे कि डाइजेशन ईजिली होता है। चलिए आगे के प्रोसेस को समझते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट है माउथ, सेकेंड बकल कैविटी, थर्ड फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये माउथ से एनस तक जो फैला हुआ पार्ट है यही एलिमेंट्री कैनाल है। अगर इसको समझेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकती है कि माउथ और बकल कैविटी दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। माउथ ये पैसेज होता है, जैसे आप दरवाजे को समझ लीजिए कि दरवाज़ा जो है वो ओपनिंग है या एंट्रेंस है, बस इसी तरीके से ये माउथ जो है वो फूड के लिए एंट्रेंस होता है। और ये दोनों लिप्स के बीच की जो स्पेस है, जैसे दोनों लिप्स मैंने उठाया तो बीच में जो जगह बनती है ये एक्यूरेटली माउथ होती है, दोनों लिप्स से गार्डेड होती है, इसको माउथ कहते हैं। और जो सेकंड है बकल कैविटी, कैविटी का मतलब होता है स्पेसियस, स्पेस या प्लेस। तो बकल कैविटी यानी कि अंदर जो चैम्बर प्रेजेंट है, जिस माउथ से अंदर जा रहा है वो अंदर का जो चैम्बर प्रेजेंट है वो है बकल कैविटी। और इसी बकल कैविटी में डिफरेंट थिंग्स होते हैं, जैसे टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि कैसे ये डाइजेशन कंप्लीट होता है इन सारे प्रोसेस में। सबसे पहले माउथ से फूड की एंट्री होती है, बकल कैविटी में पहुंचता है। बकल कैविटी में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, आप उसको ज़रूर देख लेंगे। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सैलिवरी ग्लैंड्स में स्पेशल एक एंजाइम होता है, उसमें और चीज़ें होती हैं, जैसे लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, बट सैलिवरी एमाइलेज होता है, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। अब इस सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं 3 पेयर्स। ये 3 पेयर्स ग्लैंड्स होते हैं, 6 ग्लैंड्स होते हैं और ये सेपरेट करते हैं सैलिवा। और इस सैलिवा में होता है सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज। इस सैलिवरी एमाइलेज को टाइलिन भी करते हैं, टाइलिन भी कहा जाता है। ये सैलिवरी एमाइलेज करता क्या? जो स्टार्च है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और अगर ये पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं करता तो ये डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी स्टार्च के ऊपर अगर इस सैलिवरी एमाइलेज का एक्शन होता है तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है डेक्स्ट्रिन में और माल्टोज में।
माल्टोस ये सिंपल शुगर होता है, इससे भी ज़्यादा सिंपलेस्ट शुगर में भी कन्वर्ट होता है, आगे जाके कन्वर्ट होगा। तो ये माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स की हेल्प से, सैलिवा की हेल्प से होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद फूड जो है आगे की तरफ बढ़ता है, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जो फूड के लिए भी और साथ ही साथ एयर के लिए भी होता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग में जो एयर हम इन करते हैं वो फेरिंग से पास करता है। सेम इसी तरीके से जो फूड हम एंट्री करते हैं यानी बकल कैविटी से अंदर की तरफ जाता है वो भी फेरिंग से पास करता है, कॉमन पैसेज। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता क्योंकि कोई भी एंजाइम यहाँ रिलीज नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पाथवे है, पैसेज है जिससे कि फूड पास करता है। तो फिर यहाँ पे होता क्या? जब ईसोफेगस की स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि इसकी जो वॉल होती है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। इसकी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, और इस पेरिस्टाल्सिस की हेल्प से यानी कंटिन्यूसली मूवमेंट इन द वॉल ऑफ द ईसोफेगस नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या होता है कि फूड जो है वो पुश होता है नीचे की तरफ, जो बोलस बन जाता है हमारे माउथ में वो फूड पुश होता है नीचे की तरफ और तो वो स्टमक में पहुंच जाता है। आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, लेकिन स्पेशली हम लोग ईसोफेगस के लिए जानते हैं इसको। आगे फूड पहुंचता है कहाँ पे? स्टमक में। स्टमक जो है एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये स्टमक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, क्योंकि लगभग यहाँ पे खाना 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है, और 3 to 4 आवर्स में फूड काफ़ी हद तक डाइजेस्ट होता है। कैसे डाइजेस्ट होता है समझते हैं। स्टमक में की वॉल जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। चलिए इसको देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है। ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है, और इस गैस्ट्रिक जूस की जब स्टडी करते हैं तो इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है HCl, दूसरी चीज होती है म्यूकस, और तीसरी चीज होती है पेप्सिन। तो अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे होगे तो आपको शायद पता होगा, और आप कंफ्यूज होगे क्योंकि सर इतनी चीज़ें नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। तो ऑफकोर्स होती है, रेनिन होती है, ठीक है, लेकिन वो हमें ज़्यादा डीप अभी नहीं जाना है क्लास 10th के लेवल पे। तो यहाँ पे पेप्सिन तक ही हम समझेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि HCl का रोल क्या होता है, म्यूकस का रोल क्या होता है, पेप्सिन का रोल क्या होता है, ये फंक्शन क्या करता है हमारी बॉडी में या डाइजेशन में। तो HCl को सबसे पहले समझेंगे। HCl पूरे के पूरे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, यानी कि जो माउथ से यानी बकल कैविटी से जो फूड आ रहा है उस फूड के मीडियम को कन्वर्ट करता है, और पूरे स्टमक के मीडियम को कन्वर्ट करता है किसमें? एसिडिक मीडियम में। तो ये एसिडिक मीडियम देता है, एसिडिक मीडियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसी मीडियम में ये पेप्सिन वर्क भी करता है। अगर दूसरा मीडियम होगा तो ये पेप्सिन वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये किल करता है, किसको किल करता है? तो किल द बैक्टीरिया। तो ये कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे? ये जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ आ जाते हैं ना, सारे के सारे बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं, बट जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ आते हैं, पैथोजेंस फूड के साथ आते हैं, उसको किल करने का काम ये HCl करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अलावा क्या करता है? जो पैप्सिन होती है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ये एक्टिव है, लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और उस इनएक्टिव फॉर्म को पेप्सिनोजन बोलते हैं। जब HCl प्रेजेंस होता है तो ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेप्सिन में, यानी कि ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट पेप्सिन। यहाँ मैंने पेप्सिन लिखा, पेप्सिनोजन भी लिखेंगे तो ठीक है, क्योंकि पेप्सिनोजन एक्टिवेट होकर के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे कि इसका और भी फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ये फूड को सॉफ्ट करता है, सॉफ्टन्स द फूड, सॉफ्टन्स द फूड। और फूड को सॉफ्ट करने का क्या मैटर है? फूड जब सॉफ्ट होता है ना तो फूड इजीली डाइजेस्ट होता है, तो यहाँ पे ये भी इसका फंक्शन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूकस का क्या फंक्शन है। म्यूकस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करता। तो फिर किस चीज़ में प्ले करता है?
जैसे ही हमने कहा कि HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये एसिड है, तो हमारे स्टमक में क्या कर रहा है, इतने सारे फंक्शन इसलिए नेचर ने उसको हमारे स्टमक में दिया हुआ है, लेकिन इस एसिड का क्या असर हमारे स्टमक की वॉल पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए ना, तो हमारे स्टमक की वॉल को ये डिजनरेट करना शुरू कर देगा और अल्सर्स बन जाएंगे, जिसको पैप्टिक अल्सर्स करते हैं, और वहाँ पे एक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो चलिए समझते हैं ये म्यूकस करता क्या है। म्यूकस एक थिक लेयर बनाता है, एक लेयर क्रिएट करता है कहाँ पे, स्टमक की वॉल पे, और स्टमक की वॉल को HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर म्यूकस ना हो तो फिर ये HCl एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे स्टमक की वॉल पे, सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं ये पैप्सिन है। तो पैप्सिन, जैसे ही हमने कहा कि पैप्सिन जो इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, पैप्सिनोजन में रहता है, और ये एक्टिवेट होता है किसमें, तो पैप्सिन में एक्टिवेट होता है। और ये पैप्सिन करता क्या है, पैप्सिन वर्क करता है प्रोटीन पे। तो प्रोटीन पे कैसे वर्क करता है समझते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन पे जब ये पैप्सिन काम करता है, ये प्रोटीन पे पैप्सिन काम करता है, तो पैप्सिन क्या करता है, पैप्सिन इसको कन्वर्ट कर देता है। किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, तो ये कन्वर्ट होता है पैप्टोन में, ये पैप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये पैप्टोन में। इसके अलावा जब ये कंप्लीट नहीं हो पाता है ना, तो उस कंडीशन में ये प्रोटियोजेस भी बनाता है, प्रोटियोजेस। ये प्रोटियोजेस भी एक सिंपल फॉर्म है जो कि प्रोटीन से ज़्यादा सिंपल है, तो ये भी क्रिएट करता है यहाँ पे। तो सो इस तरीके से। अब अगर रेनिन की बात करेंगे तो रेनिन एक स्पेशल प्रोटीन है जो इन्फेंट्स में होता है, और सॉरी एक स्पेशल एंजाइम है जो इन्फेंट्स में होता है, वो भी रोल प्ले करता है, बट यहाँ उसकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। मैं एक वीडियोस के लिए सेपरेट आपका रेनिन को लेकर के बना दूंगा जो आप देखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद फूड यहाँ पे काइम क्रिएट करता है, और तब फूड कहाँ जाता है, तो इसके बाद फूड का मूवमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से ही स्मॉल है, काम से नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्जेक्टली ये कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये सिर्फ नाम के लिए है। इसका जो साइज है ना वो अराउंड 6 मीटर से लेकर के 7.5 मीटर लंबा होता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हर्बीवोरस में ज़्यादा बड़े होते हैं, कॉर्निवोरस में छोटे होते हैं। सो दैट हर्बीवोरस में बड़े क्यों होते हैं, हर्बीवोरस में जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आपके प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज के पार्ट या जो ग्रासेस पार्ट होते हैं, तो उनकी स्टोरिंग और उस वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है लंबे स्ट्रक्चर की। सो स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा होता है इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन रोल प्ले क्या करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जिसका नाम होता है डुडेनम, सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम, और थर्ड पार्ट होता है जिसका नाम होता है इलियम, ठीक है। इन तीनों पार्ट में डाइजेशन होता है। कैसे कैसे डाइजेशन होता है ये समझ लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम, वहाँ पे फूड पहुँचता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड मूव करता है वो कहाँ जाएगा, वो फर्स्ट पार्ट में ही आता है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है, यहाँ पे वर्क क्या होता है ना कि सबसे पहले बाइल। अब हमने आपको बताया कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं और जो कि एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह पे होते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पे है, तो बकल कैविटी में। इसके बाद हमने देखा कि जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ पे है, तो स्टमक में है। तो फिर और भी तो ग्लैंड होने चाहिए, तो बाइल पे आते, ये सॉरी लीवर पे आते हैं। और लीवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। तो इस लीवर से सेक्रेट क्या होता है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल, एक स्पेशल जूस होता है बाइल जूस, जिसको हम कहते हैं बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है। इस बाइल जूस का जो मेन कंटेंट है वो आपका बाइल ही होता है, ठीक है, जो कि एल्केलाइन होता है। ये बाइल सेक्रेट होने के बाद कहाँ जाता है, तो गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे फिगर पे, तो एक आपको छोटा सा स्ट्रक्चर, और उस बाइल गॉल ब्लैडर में ये बाइल स्टोर होता है, और वहाँ से फिर बाइल डक्ट के थ्रू ये पहुँचता है कहाँ पे, तो डुडेनम में पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो रोल प्ले क्या करता है ये समझ लेते हैं। ये बाइल जो है वो एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन होता है, ठीक है। एल्कलाइन आप पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपको समझ में आएगा कि एल्कलाइन वो बेस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो बाइल जो है ये क्या करता है, सबसे पहले बाइल न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करता है। कैसे करता है,
जैसे ही ऊपर से एसिडिक फूड आ रहा है ना, उसके साथ ये रिएक्ट करता है। तो आपको पता है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या होना है, ऑफ कोर्स सॉल्ट प्लस वाटर बनना है, न्यूट्रलाइजेशन होना है। तो न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, तो ये क्या करता है ना कि और भी ज़्यादा मिक्स कर देता है। तो ये मीडियम को कन्वर्ट कर देता है। एसिड मीडियम से क्या होता है, वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। और बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जो बाइल है वो क्या करता है, एक तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हुआ, अब ये फैट पे काम करता है, ठीक है। ये फैट पे काम करता है और फैट के साथ जब ये बाइल वर्क करता है तो इसको इमल्सीफाई करता है। इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। कैसे इमल्सीफाई करता है समझिएगा। फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, सिंपल वे में अगर डिफाइन करें तो कन्वर्जन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो ये होता कैसे है प्रोसेस, ये फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं बाइल की वजह से टूट जाते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है। इमल्सीफाई फैट, ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाते हैं। अब वो स्मॉल मॉलिक्यूल वहाँ जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है या वाटर बन रहा है उस वाटर के साथ मिक्सिंग होती है और इमल्शन बनाता है, इमल्शन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इमल्शन बनता है तो उसको हम कहते हैं इमल्सीफाइड फैट। कन्वर्जन कुछ भी नहीं होता, यानी फैट फैट ही रहता है, डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बाइल में कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है, ये कोई एंजाइम भी नहीं है सब, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, फैट को इमल्सीफाई कर देता है, यानी छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके वाटर के साथ मिक्स करके पेस्ट बना देता है, इमल्सन बना देता है। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है ये समझते हैं। इसके बाद जो टोटल की टोटल मीडियम क्या हो गई है, वो हो गई है बेसिक। और बेसिक मीडियम क्यों है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे पैनक्रियाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, और उस पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है पैनक्रिएटिक जूस, जब हम एंजाइम की बात करेंगे तब, ठीक है। पैनक्रिएटिक जूस, इस पैनक्रिएटिक जूस में क्या होता है, इस पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम होते हैं, ये पैनक्रियाज से निकलते हैं और इसमें एंजाइम होते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं इस पैनक्रिएटिक जूस में, जो एंजाइम होते हैं वो होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए लाइपेज का नाम हम लिखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, तो इसके बाद हम आपको पैनक्रिएटिक एमाइलेज लिखने वाले हैं। और इसके बाद जो थर्ड है वो है ट्रिप्सिन। अब तीनों को के बारे में आपको बता देते हैं। लाइपेज जो है वो लाइपेज इमल्सीफाई फैट पे काम करता है। लाइपेज का काम क्या है, इमल्सीफाई फैट पे काम करता है, और इमल्सीफाई फैट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। यानी अगर इमल्सीफाई फैट इस पे वर्क होता है, कौन करता है, तो ये आपको लाइपेज करता है। ये लाइपेज काम करता है तो क्या हो जाता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर जाता है। अब आगे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है उसको समझ लीजिएगा। इसके जस्ट बाद क्या है कि जो एमाइलेज है, यानी वहाँ जो माउथ में मिला वो आपको सलेवरी एमाइलेज था, और यहाँ जो एमाइलेज मिल रहा है वो पैनक्रेटिक एमाइलेज है। नाम वही है, काम वही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लेस अलग है। तो सलेवरी एमाइलेज था और यहाँ पे पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है तो पैनक्रेटिक एमाइलेज है। इसका मतलब काम भी वही है, अलग नहीं है, ठीक है। तो फिर अलग नहीं है, एग्जैक्टली नेचर को भी पता है ना कि हम लोग जो है खाने को निगलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जल्दी जल्दी में रहता है ना, हेक्टिक लाइफ है हमारी भी आपकी भी, सो दैट कि जल्दी से अगर निगल लिए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो नेचर ने बना के रखा है कि यहाँ डाइजेशन नहीं हो रहा है पूरा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसने सेम एंजाइम की व्यवस्था करके रखी हुई है। तो वहाँ पे क्या करता है ना कि मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रिन बनता है, डेक्स्ट्रिन, और जो स्टार्च नहीं टूटा रहता है, जल्दी से हमने निकल लिया, जो स्टार्च नहीं टूटा रहता है, इस पे काम कौन करता है, तो यही काम करता है आपको पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ये पैनक्रेटिक एमाइलेज क्या करता है, ये पैनक्रेटिक एमाइलेज इसको फिर से वही काम करता है कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि काम ऊपर हो जाना चाहिए था पूरी तरीके से। सो दैट आप इस बात को माइंड में सेट कर लें
कि फूड अगर आप ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, तो फूड को जितने अच्छे से आप चबा सकते हैं चबा लीजिए, सो दैट कि फुल्ली डाइजेशन यहीं पे हो जाएगा आपके माउथ में ही, वो तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन आपका हो जाएगा। आप एक बार खा के देखिए तो आपको ऑटोमेटिकली वो मीठा लगने लगेगा। जानते हैं मीठा क्यों लगेगा? ये क्वेश्चन भी है कि फूड को थोड़ा देर तक आप चबाते रहेंगे, रोटी या चावल, तो वो आपको मीठा लगने लगेगा। रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे डाइजेशन हो जाता है और वो माल्टोज में कन्वर्ट कर जाता है। जैसे ही वो माल्टोज बनेगा तो वो ऑफकोर्स मीठा लगेगा आपको, क्योंकि वो तो शुगर है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो मैंने आपको बताई, ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन के साथ भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि प्रोटीन भी फुली डाइजेस्टेड नहीं है, सो दैट इस केस में आपको बताना चाहेंगे कि ट्रिप्सिन के साथ क्या होता है। तो ट्रिप्सिन अपने आप में क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, और अगर प्रोटीन पे काम कर रहा है तो कौन से प्रोटीन पे काम कर रहा है? ये प्रोटीन पे भी काम करता है। देखिएगा, प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा ये प्रोटियोजेज पे काम करता है, और प्लस पेप्टोन जो बन रहा है ना, पेप्टोन्स पे काम करता है। इन तीनों पे काम करता है कौन? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन काम करता है, और कन्वर्ट किस में करता है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? तो उसका नाम है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर जाता है। क्लियर है? अब आगे समझते हैं कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। इसके बाद, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, सो दैट अब क्या होगा? इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। अगर कंप्लीट डाइजेशन का साइट है तो इस कंडीशन में यहाँ के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो सेक्रेट करती है इंटेस्टिनल जूस। समझिएगा, डाइजेशन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन साइट होता है कंप्लीट डाइजेशन का, यहाँ के बाद भी काम चलता है, और यहाँ पे निकलता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस कहाँ से? वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी का नाम है सकस एंटेरिकस। कहीं कहीं दिया होगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब इस इंटेस्टिनल जूस में क्या चीज़ होती है? स्मॉल इंटेस्टिनल जूस में वो सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे इरेप्सिन निकलता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी चीज़ें हैं इसमें वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फुली डाइजेशन करते हैं, और अब वहाँ पे इस फूड का पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। तो फुली डाइजेशन में क्या होता है समझिएगा। माल्टोज जो है, माल्टोज ये आपका कन्वर्ट कर जाता है शुगर में, ठीक है। प्रोटीन जो था, या प्रोटीन के अलावा मैं नाम कह सकता हूँ पेप्टोन या पेप्टाइड्स, तो पेप्टाइड्स ही लिख देते हैं, आप प्रोटीन भी लिखेंगे सही रहेगा। तो पेप्टाइड्स जो है वो किस में कन्वर्ट कर जाते हैं? तो ये इसका कन्वर्जन हो जाता है कहाँ पे? तो ये आपका हो जाता है किस में? तो क्या नाम है, अमीनो एसिड में हो जाता है, अमीनो एसिड में हो जाता है। और फैट का वैसे ही डाइजेशन हो चुका रहता है, तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में हो जाता है। इसके साथ कुछ और चीज़ें अगर आ जाती हैं तो उसका भी कन्वर्जन हो जाता है, स्पेशली ग्लूकोज के लिए अगर कहें, जैसे कि सुक्रोज है, सुक्रोज हम चीनी को कहते हैं, ठीक है, सुक्रोज। तो इस सुक्रोज का भी डाइजेशन होता है, और सुक्रोज के ऊपर एक स्पेशल एंजाइम काम करता है, उसका नाम होता है सुक्रेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है, फ्रक्टोज में। और ये फ्रक्टोज बाद में कन्वर्ट कर जाता है, हालांकि दूसरा पार्ट है, आप ये दूसरे स्टडी में जाता है। तो यहाँ पे डाइजेशन में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाता है, बाद में कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनता है। तो रिजल्ट इज दैट कि जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल डाइजेशन हो जाता है और एक कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन तो हो गया, अब आगे क्या होना है अब सोच के देखिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने डाइजेशन को, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन में, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं विलाई, ठीक है। विलाई को अगर समझेंगे तो ये स्ट्रक्चर आप जान लीजिए कि ये आपका विलाई नाम का स्ट्रक्चर है जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। दिस इज विलाई, ये विलाई का स्ट्रक्चर है।
और मान लीजिए सपोज करिए आपने एक सीधी सी लाइन खींच दी, अगर ऐसा ही सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा तो कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ये बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा। बट इतनी ही डिस्टेंस में अगर ये इस टाइप का यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तैयार कर रहा है तो देयर आर लॉट ऑफ सरफेस एरिया, ये बहुत सारा सरफेस एरिया है। और ये सरफेस एरिया यानी विलाई जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। किस लिए इंक्रीज करता है? तो एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या एब्जॉर्ब करना है? तो वो जो फुली डाइजेशन हुआ है उस डाइजेस्टिव सारे के सारे मटेरियल को ये एब्जॉर्ब करता है, ब्लड में मिक्स कर देता है, ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद अब क्या होना है? एसिमिलेशन होना है। तो जैसे ही ये होल बॉडी में मूव करता है तो बॉडी इसको ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज करती है। उस एनर्जी से बॉडी अपने डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे एनर्जी ही चाहिए। ये एनर्जी मुझे कहीं और से नहीं मिली है, उसी फूड से मिली है, जो एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी के होल पार्ट में गया है। उसको ब्रेक डाउन, वो रेस्पिरेशन का पार्ट आता है जिसमें ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज किया जाता है, दैट इज एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन के बाद एक पार्ट आता है इजेशन का। तो चलिए फूड को आगे बढ़ा देते हैं ना, तो फिर इजेशन हो जाएगा। इसके बाद जो है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे की तरफ जाता है और वो पहुंचता है कहाँ पे है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन कहने के लिए लार्ज होता नहीं है, ठीक है, ये 1.5 मीटर लंबा ही होता है, क्वाइलेट लेकिन 1.5 मीटर लंबा ही होता है। अगर ये 1.5 मीटर लंबा है तो चौड़ा ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई की वजह से इसका नाम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। हालांकि आपको बता दें लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो पहुंचता है यानी कि ऐसी चीज़ें पहुंचती हैं जिसका अब काम ही नहीं है, वो वेस्ट है। इस वेस्ट से हमारी बॉडी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि जो भी अब बचा कुछ है उसमें जो काम की चीज़ें उसको वापस ले लो, वेस्ट में मत जाने दो। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन फीसेस और वेस्ट, और जो अब रेस्ट बचता है उसको रेक्टम में पहुंचाता है। रेक्टम क्या करता है? उस वेस्ट को स्टोर कर लेता है और टाइम टू टाइम ये एनस के थ्रू यानी लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसके थ्रू ये बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में फिनिश हो जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस में हम लोग साथ रहेंगे और कुछ सीखने को हमें मिलेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।